students, so today we are going to start chapter 9 financial management of your business studies book 2. Okay, so let's walk for this chapter. Financial management आपकी बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंस क्या होता है. फाइनेंस को समझने के लिए जैसे हमारी बॉडी में वेन्स हैं, वेन्स में अगर ब्लड का फ्लो नहीं हो तो बॉडी ख़त्म. ऐसे ही किसी बिजनेस में अगर ब्लड फाइनेंस नहीं हो तो बिजनेस ख़त्म. तो फाइनेंस इज़ अ ब्लड रनिंग इन द वेन्स ऑफ द बिजनेस. अगर ओवरफ्लो होगा तो भी गलत है और अगर उसका फ्लो स्लो हो जाएगा तो भी गलत है. तो फाइनेंस इज़ ब्लड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंस क्या है, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़. जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए वी नीड सम फाइनेंस. तो हमें फंड्स क्यों चाहिए? हमें फंड्स चाहिए एक बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, हमें फंड्स चाहिए उस बिज़नेस को चलाने के लिए, टू रन इट. हमें चाहिए उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए. मैंने बिज़नेस छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया, अपने घर से स्टार्ट किया, अब मैं बहुत बड़ा बिज़नेस संभाल रही हूँ. तो मुझे उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के लिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, अभी मैं अपने घर से कर रही हूँ, फिर मैंने 4 ब्रांचेस ओपन कर ली, मुझे उसके लिए चाहिए डाइवर्सिफाई. अभी मैं सिर्फ कॉमर्स की टीचिंग कर रही हूँ, फिर मैंने और सब्जेक्ट्स के लिए भी टीचर्स हायर कर लिए. अभी हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर हमने मल्टी प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया, डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया एक्टिविटीज़ का. बाइंग अ वेराइटी ऑफ असेट, बहुत सारे असेट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. टैंजिबल असेट्स मतलब द असेट्स विच कैन बी सीन और टच, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब टैंजिबल असेट्स हैं. इंटैंजिबल असेट्स गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सब इंटैंजिबल असेट्स हैं. बट इन सब के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है. फिर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की स्टेशनरी लेनी है, लाइट का बिल देना है, टेलीफोन बिल्स देने हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है. देयर आर सो मैनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ इन अ बिज़नेस. तो हमें उन सब के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है. ठीक है, तो हमने समझा कि फाइनेंस क्या है और हमें फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है. अब हमारे चैप्टर का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हमने बुक 1 में पढ़ा है. मैनेजमेंट मीन्स कुछ भी प्लान करना, कुछ भी ऑर्गेनाइज करना एंड कंट्रोल करना. बीच का स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हमने हटा दिया बिकॉज अब हम सिर्फ फंड्स की बात कर रहे हैं. तो जब हम फंड्स की बात कर रहे हैं तो फंड्स को प्लान करना, फिर फंड्स ऑर्गेनाइज करना और फिर कंट्रोल करना. कैसे? हमें प्लान करना है कि हमें फ़ंड्स कहाँ से रेज़ करने हैं. हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं फ़ंड्स के. उन सारे सोर्सेज में से बोरोड फंड है, ओनर्स फंड है, बैंक से लोन ले सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बिल्स डिस्काउंटिंग. देयर आर सो मैनी वेज. उनमें से कौन सा वे हमें अडॉप्ट करना है टू प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना कि पैसा तो आ गया, अब उससे पार्टी थोड़ा करनी है. उस पैसे से हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब सोचना और कंट्रोल करना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जितना है उससे ज़्यादा खर्च कर दें या फ्यूचर के लिए पैसा बचाएं ना. तो टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल. अब आगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और क्या काम करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्या है. जब हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया तो वो सारी टेक्निक्स हम फाइनेंस में अप्लाई कर देंगे. वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी सेपरेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्यों चाहिए? लीस्ट कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. हमें ये देखना है कि हमारा फंड को रेज करने की कॉस्ट कम से कम हो. भाई इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आए हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लीस्ट कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम प्राइस विद द गिवन रिसोर्सेज. ये सब हम लोग अभी तक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आए हैं. अब हम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि हमें फ़ंड रेज़ तो करना है लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ रेज़ करना है. ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाए. तो पता लगे मैंने उसको कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगा दी फंड्स को रेज़ करने में कि मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सारा तो वहीं जा रहा है. तो बेसिकली मैंने कमाया और दे दिया, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं. तो मैंने क्यों इतने एफर्ट्स किए. तो लीस्ट कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिक्योर्ड फंड. जो भी मैंने फंड्स प्रिक्योर किए हैं उनको मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करूँ, बेस्ट यूटिलाइज़ करूँ.
ऐसे नहीं कि बस आए और ख़त्म कर दिए। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, मुझे ये भी कैलकुलेशन करके रखनी है कि जब भी फंड्स की ज़रूरत हो मेरे पास पैसा हो। आज पैसा है, फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसों की ज़रूरत है फिर मैं सोच रही हूँ भाई को दे दूँ। तो भाई तुम्हारे पास जब पहले पैसे थे तो तुमने सारे खर्च क्यों किए, क्या ज़रूरत थी? तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है तब आपके पास फंड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम से फंड्स रेज किए और एकदम से सारे खर्च कर दिए। यू हैव टू कीप सम फंड्स इन अ सेपरेट वे। जैसे कि मेरे पास, अगर आप भी सोचो एक एज अ स्टूडेंट, इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करके सोचो, आपको अगर आपके बर्थडे पे 5,000 रुपये मिलते हैं कि बेटा ये तुम्हारे 5,000 रुपये इकट्ठे हुए। अब एक तरीका तो ये कि पूरे 5,000 मेरा बर्थडे, मेरे पैसे, और मैंने सब उड़ा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, दोस्त भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन एक दूसरा बच्चे ने क्या किया, उस 5,000 में से, यार सारा का सारा दोस्तों पर उड़ाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा करता हूँ 1,000 रुपये की दोस्तों को पार्टी दे देता हूँ और ना 1,000 रुपये अपने रख लेता हूँ, आगे कुछ चीज़ लूँगा अपनी पसंद की। फिर 1,000 रुपये ना कभी किसी का गिफ्ट, बच्चों किसी स्टूडेंट, अपने किसी फ्रेंड का गिफ्ट वगैरह देना होगा या कुछ भी काम होगा तो बार बार थोड़ा मांगेंगे। ऐसे करके हमने रख दिए, 1,000 हमने रख दिए कि कभी दोबारा कभी दोस्तों के साथ घूमने गए तो कॉन्ट्री के लिए बार बार थोड़ा मांगेंगे। कुछ हमने बैंक में जमा करा के, सब ऐसे अलग अलग कॉर्पस जिसे हम कहते हैं, कॉर्पस, हमने कॉर्पस बना के रख दिया अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वो बच्चा कभी भी परेशान नहीं होगा, वरना फिर अगले महीने कोई दिक्कत आएगी, वो सोचेगा यार अब मम्मी से मांगूं फिर से। तो इट्स बेटर कि आपने पहले से उसको प्लान करके रख लिया आगे आने वाले महीनों के लिए। ऐसे ही एक बिज़नेस के पास अगर कि पैसे बहुत सारे आ गए हैं तो ये नहीं कि एकदम से उड़ा दे, उसे ये प्लान करना पड़ता है, कॉर्पस बनाने पड़ते हैं। ये मेरे अभी वर्किंग कैपिटल में काम आ जाएंगे, ये मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, ये मेरा कंटिजेंसी रिजर्व है जो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, ये कभी मेरे पास पैसा नहीं होगा तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड बना दिया, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फ़ंड बना दिया, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अलग अलग उन्होंने फंड्स बना दिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो उसके पास अलग अलग फॉर्म में पैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सब खत्म है। तो इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट ऑफ अवेलेबल फंड्स फॉर मैक्सिमम रिटर्न। अब मैक्सिमम रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि हाँ चलो भैया सब कह रहे हैं शेयर मार्केट में ना आजकल 20% का रिटर्न आ रहा है, ओहो बहुत बढ़िया चल रही है, चलो चलो सारा पैसा वहाँ लगा दो, बेवकूफ़ी होती है वो। पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो इस तरह से बने कि हमारे को ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न आए। तो हमें मैक्सिमम रिटर्न आए उसके लिए हम इन्वेस्ट करें, तो हमें एक सारा पैसा एक जगह कभी इन्वेस्ट नहीं करना, अलग अलग इन्वेस्ट करना है। तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ अवेलेबल फंड्स फॉर मैक्सिमम रिटर्न। तो ये सारी कहानी करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रिक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। हम प्रिक्योर करें और हम उसको यूज़ करें फाइनेंस को, दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ओके तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की मदद से, उन सब को कंसिडर करके हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, जो आप लोगों ने अकाउंटेंसी की भी बुक 3 में पढ़ा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ रिक्वायर्ड अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंपोनेंट्स को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो। उसमें आप देखना, फर्स्ट है द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे फिक्स्ड एसेट्स में है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये 3 हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमारे फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में डिवाइडेड है, या इन 3 के अलावा किस तरह से और किसी एसेट्स में
डिवाइडेड है, जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, इन सब में किस तरह से डिवाइडेड है, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर फिक्स एसेट्स का अपना एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। हर फिक्स एसेट्स को हम ये मान के चलते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर फिक्स एसेट से हमें रिटर्न आएगा ही आएगा। कुछ फिक्स एसेट्स हैं जो रिटर्न नहीं देते बट हेल्प करते हैं, कुछ फिक्स एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जैसे कि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है। तो हाउ योर फिक्स एसेट्स आर कंपोज्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो जानना ज़रूरी है। फिर द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, असेट साइड में पहले हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर हमारे करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हमारे मेजरली 3 होते हैं, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एक रिसीवेबल्स और एक इन्वेंट्री। रिसीवेबल्स में हम क्या कहते हैं, डेटर्स हो गए, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हो गए। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हो गए। और इन्वेंट्री में हमारे पास 3 तरह की इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो किस तरह से इन सभी में हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड है। तो इसलिए आपको अगर बुक 3 के कंपोनेंट्स पता हैं तो आपको ये करना बहुत आसान है अकाउंटेंसी की। बुक 3 इज़ एसोसिएटेड विद योर बुक 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स जो 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम के लिए चाहिए। तो उनको हमने कैसे यूज़ किया है, किस तरह से ये अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड, हमने जो भी फंड्स रेज किए हैं उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम वर्किंग कैपिटल में कितना लगा रहे हैं और हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग में, ये अभी हम डिटेल में भी करने वाले हैं आगे चल के, कैपिटल बजटिंग में हम कितना लगा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारा शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में हम कितना कितना उसे यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस में 2 होते हैं, जो मैंने अभी भी बताया कि एक बोरोड है और एक हमारे पास ओनर्स फंड है। तो हम कितना बोरोड और कितना हम इक्विटी से रेज कर रहे हैं। आइडियली हमारी डेप्ट इक्विटी रेशो 2:1 होनी चाहिए। तो आर वी मेंटेनिंग दैट डेप्ट इक्विटी रेशो और नॉट, दैट इज थ्रू दिस ब्रेकअप। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी हमारा, अभी हम लोग एक एक कॉम्पोनेंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होती है, रेंट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट होता है, कमीशन होता है, डिस्काउंट होता है, बैड डेब्ट्स होते हैं, बहुत सारी लिस्ट है, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। सारे एक्सपेंसेस का ब्रेकअप क्या है, हमारे एक्सपेंसेस किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना कितना % जा रहे हैं। जब हम इसको बहुत डिटेल में कभी आगे एडवांस स्टडीज़ में पढ़ते हैं तो हम हर कंपोनेंट का रेशो निकालते हैं कि हर कंपोनेंट कितना % है सेल्स का, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि हमें किस कंपोनेंट पे ज़्यादा कंट्रोल करना है और किस पे हमें कम कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करने हैं। गॉट इट। अब आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। 2 ऑब्जेक्टिव्स, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसकी, शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। हम लोगों ने 11th की बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा था कि प्रॉफिट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। तो अगर प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि रियल ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट मतलब उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव 2 हो सकते हैं, वन इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अनदर इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने का सोच रहे हैं या वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाने का सोच रहे हैं। अगर वो वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, जितना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे शेयर होल्डर्स की उतनी इनकम होगी, या फिर वो इंक्रीज़ इन मार्केट प्राइस, कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजीज़ बनाएं कि आपकी कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो। क्योंकि अगर आपकी कंपनी का मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे करेंगे, आपके पास अच्छे ग्रोथ प्लान्स हों,
आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रैटेजिक हो, आपके वेंचर्स बहुत अच्छे हों, तो जिस कंपनी के जो कंपनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होती है उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस उतना ही बढ़ता है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजीज फ्यूचरिस्टिक हैं तो आपकी कंपनी के शेयर्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी आपकी कंपनी के शेयर्स की, डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड। जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी ही प्राइस बढ़ेंगे। बट डिमांड क्यों करेगा कोई आपकी कंपनी में, क्यों इन्वेस्ट करेगा? आपकी कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, आपकी कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, आपकी कंपनी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, मॉडर्नाइजेशन पर बेस्ड है, तभी तो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसलिए इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज़ अनदर वे। तो ये हमारे पास सारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस जो हमें लेने हैं अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो 3 हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, अगर आपसे पूछा गया है कि फाइनेंशियल डिसीजन बताओ तो आपने तीनों बताने हैं। अगर पूछा गया है फाइनेंसिंग डिसीजन बताओ तो हमें सिर्फ एक ये वाला बताना है जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, because financial decision means which is related to all the financial matters of the business, whereas financing decision is from where the finance will be collected। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब 3 डिसीजंस में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड, हाउ द फर्म्स फंड इन्वेस्टेड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें एक हमारे पास शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है, यानी कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, ये छोटे छोटे आइटम्स के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो लेस देन 1 ईयर है, तो ये शॉर्ट टर्म हमारा लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर है। तो शॉर्ट टर्म फंड्स का मतलब हो गया जो लेस देन 1 ईयर हैं, उनमें हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स में या जो हमारे वर्किंग कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो मोर देन 1 ईयर है, यानी कि ये हमारे कैपिटल बजटिंग, फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड है, तो इसे हम फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमारा होता है द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। एंड हाउ वी डिटर्मिन वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो जितने भी करंट असेट्स के कंपोनेंट्स हैं एंड हमें कितनी करंट लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। जो हमारा लॉन्ग टर्म है, ये हमारा लॉन्ग टर्म यानी कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स या मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या रिप्लेसमेंट ऑफ एनी असेट। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में एक तरीका तो ये है कि मैंने एक प्रिंटर और अटैच कर दिया, मैंने उसकी स्क्रीन को बड़ा कर दिया, तो ये सब जो हमारे पास होता है ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। या हमने ऑल टुगेदर पूरा सिस्टम बेच के नया सिस्टम खरीद लिया, रिप्लेस में कर लिया हमने, तो ये सब हमारा इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये 2 आ गए। फिर हमारे पास आता है फाइनेंसिंग, जिसमें हमें ये देखना है कि हमें ओनर्स फंड या बोरोड फंड, इनमें से कौन से फंड को यूटिलाइज करना है। ओनर्स फंड विच बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड बोरोड फंड विच इज़ अ लायबिलिटी अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। तो ओनर्स फंड में हम इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या रहता है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव 2 प्रेफरेंशियल राइट, वन regarding dividend, they will get dividend before equity dividend, and secondly at the time of winding up preference shareholders will receive their money before equity shareholders। तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस में इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं, कंपनी का कंट्रोल, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, टू टेक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सारे राइट्स इक्विटी के पास हैं। तो इक्विटी के अपने बेनिफिट्स भी हैं, अपने नुकसान भी हैं, प्रेफरेंस के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने नुकसान हैं। बोरोड में हम डिबेंचर्स ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, बॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है। इसके फ़ायदा ये है कि ये लोग हमारे कंट्रोल में कोई
इंटरफेरेंस नहीं करते। नुकसान ये है कि इनका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक के अपने बेनिफिट्स और अपने नुकसान हैं। तो कंपनी को डिसाइड करना है कि हमें कौन से मेथड को, कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज़ करना है। थर्ड, डिविडेंड डिसीजन। हमारा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से हमने टैक्स दे दिया, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। वो सब देने के बाद हमारे पास बचता है कितनी अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अर्निंग्स बची हैं, अब उसमें से उनको डिविडेंड दें या वो प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखे, क्या करना है, दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो कंपनी को ये डिसीजन एक लेना होता है। तो फाइनेंशियल डिसीजन में ये 3 डिसीजन आते हैं। अब हम इन तीनों डिसीजंस को और कौन कौन से फैक्टर्स इन सारे डिसीजंस पे इम्पैक्ट डालते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है। सो अब नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो यार थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो और कमेंट्स भी दे दिया करो, क्योंकि जैसे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होता है ना, टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, वो चाहते हैं कि मैम खड़े होके पढ़ाएं, तो थोड़ा सा बता दिया करो कि हाँ मैम पढ़ा दो। तो और तुम्हें समझ में आया तो आगे 3 लोगों की मदद करो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ भी, उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि मैम इस टॉपिक की वीडियो पहले डाल दो, कोई भी, तो हम उस टॉपिक की वीडियो पहले बना के डाल देंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें केस स्टडीज़, क्वेश्चंस, कुछ भी, वट एवर यू वांट, जस्ट शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन। सो like, share, subscribe and comment. Okay, all the best.